नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 जनवरी 2022 और स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 4 इश्यूज डिस्कस करने लायक हैं, लेकिन 3 कर पाएंगे, एक हम कल करेंगे, एक कल का भी बाकी है। तो हमारे 2 आर्टिकल्स पेंडिंग हो जाएंगे, जिनको हो सका तो हम संडे को डिस्कस करेंगे। और कुछ लोग बोल रहे थे कि हम जो फिलोसफिकल कोट्स हैं वो कब डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द। ये 3 इश्यूज आज हमें डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे, दूसरे नंबर पे डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित, और तीसरे नंबर पे रशिया और यूएस रिलेशंस। देखो, वैसे तो रशिया और यूएस रिलेशंस इनका इंडिया से कोई लेना देना नहीं है, और आमतौर पे अभी तक यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछती थी, लेकिन इस बार एक क्वेश्चन पूछा है इस बार के पेपर में। यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना ईस्ट वाइल सोवियत यूनियन। ये आपको एक्सप्लेन करना है 150 वर्ड्स में। 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा था। तो कहने का मतलब ये है कि यूपीएससी देखो आने वाले सालों में कम से कम जो बड़े इश्यूज हैं ना, उन पे क्वेश्चन पूछ सकती है, बेशक वो इंडिया से डायरेक्टली लिंक ना हो, इनडायरेक्टली लिंक हो। तो ये क्वेश्चन तभी तो पूछा है ना, इंडिया का इस इशू से डायरेक्टली लेना देना नहीं है, इनडायरेक्टली लेना देना है। क्योंकि जो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, इंडिया भी तो ग्लोब में इन्वॉल्व है ना, तो इंडिया का भी उससे ग्लोबल पॉलिटिक्स से लेना देना तो वैसे है ही। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप फ्यूचर में भी तैयार रहिएगा। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, हमारे देश के इलेक्शन कमीशन की पूरे वर्ल्ड में इज्जत है। इंडिया में इलेक्शन रीजनेबली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में कंडक्ट होते हैं। आपने अक्सर ये न्यूज़ सुनी होगी या पढ़ी होगी कि अफ्रीका के कई सारे देश इंडिया के इलेक्शन कमीशन से बेस्ट प्रैक्टिसेस सीखते हैं इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए अपने अपने देश में। 1991 के बाद से तो इलेक्शन कमीशन का काम करने का जो तरीका है उसमें भारी बदलाव देखने को मिला। 1991 से लेकर 96 के बीच में टी.एन. सेसान चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। उनका काफ़ी टकराव भी हुआ उस समय की सरकार के साथ। उन्होंने देखो बहुत अच्छा काम किया। उनके कार्यकाल में इलेक्शन कमीशन ने अपनी पावर्स को असर्ट करना स्टार्ट किया फ्री एंड फेयर मैनर में इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। जैसे देखो, भगवान हनुमान को अपनी शक्तियां याद नहीं थी ना, जामंत ने उनको शक्तियां याद दिलाई। तो उसी प्रकार से टी.एन. सेसान ने इलेक्शन कमीशन को शक्तियां याद दिलाई कि देखो तुम्हारे पास इतनी पावर है, तुम ये सब कर सकते हो अच्छे ढंग से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। खैर देखो, एक बात मैं आपसे पूछता हूं, सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति कैसे होती है हमारे देश में? सीबीआई के डायरेक्टर कौन बनेगा ये डिसाइड करने के लिए 3 मेंबर्स का एक पैनल बैठता है, जिसमें प्रधानमंत्री होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में जो हैं, उसके अलावा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये 3 मेंबर्स का पैनल बैठता है और डिसाइड करता है सीबीआई का डायरेक्टर कौन बनेगा। उसी प्रकार से चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, लोकपाल, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, काफ़ी सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनको डिसाइड किया जाता है ऐसे ही पैनल्स के द्वारा। और जुडिशरी में जजेस को कौन अपॉइंट करता है? हायर जुडिशरी में, उसके लिए कोलिजियम सिस्टम है। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं क्वेश्चन, इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा ये कौन डिसाइड करता है? इसके लिए जो पैनल होता है उसमें कौन कौन होता है? कोई भी नहीं होता है। सीधा सरकार डिसाइड कर लेती है कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। आपके मन में आया होगा ऐसे कैसे? मतलब सरकार अगर डिसाइड करेगी कि इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा तो बाद में हो सकता है कि वो सरकार के इशारे पर काम करें, क्योंकि सरकार ने अपने ही किसी आइडियोलॉजी वाले बंदे को, ऑफिसर को इलेक्शन कमीशन में लगा दिया ताकि समय आने पर वो रूलिंग पार्टी की, जिसने इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट किया है, उसकी सहायता कर सके इलेक्शंस में, है ना? जी हाँ, यही तो बात है ना। राइटर यही क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है इलेक्शन कमिश्नर की, लेकिन इसको सीधा सीधा सरकार अपॉइंट कर देती है। सरकार अपनी मर्जी से किसी पर्सन को इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर अपॉइंट कर देती है। तो फिर कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो पर्सन, वो ऑफिसर, आमतौर पे देखो आईएएस ऑफिसर को ही इलेक्शन कमिश्नर बनाया जाता है, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा होता है एडमिनिस्ट्रेशन का, इलेक्शंस में उन्होंने पहले हिस्सा लिया होता है एज ए आईएएस ऑफिसर। तो आमतौर पे हमारे देश में आईएएस ऑफिसर को ही इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किया जाता है। तो राइटर का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, जब सरकार अपनी मर्जी से किसी पर्सन को अपॉइंट करेगी इलेक्शन कमीशन में, तो बहुत संभावना है कि वो पर्सन आवश्यकता पड़ने पर सरकार की ही मदद करेगा, यानी सरकार वाली पार्टी की ही मदद करेगा। इस केस में आज के समय में बीजेपी। तो ये पहला पॉइंट है, याद कीजिएगा कि अभी इलेक्शन कमीशन
इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति में क्या इश्यूज हैं। पहला पॉइंट याद रखिएगा, पॉसिबल बायसनेस टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी। अब दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट आप बोलते हो ना याद नहीं रहते, पॉइंट याद करवाता हूं आपको। दूसरा पॉइंट है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स। कैसे? देखो, जो इलेक्शन कमीशन है इंडिया में, वो सिर्फ इलेक्शन ही कंडक्ट नहीं करवाता, वो देखो एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी भी है। आपने देखा होगा इलेक्शन के दौरान बहुत सारे इश्यूज आते हैं, विवाद पैदा हो जाता है, तो इलेक्शन कमीशन उन चीजों की सुनवाई भी करता है। जैसे अपोजिशन कई बार इशू लेके जाती है इलेक्शन कमीशन के पास, देखो सरकार तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी धज्जियां उड़ा रही है, पिटीशन फाइल करती है। कई बार सरकार भी इलेक्शन कमीशन के पास पिटीशन फाइल करती है, इलेक्शन कमीशन फिर उसकी सुनवाई करता है। बहुत बार पॉलिटिशियंस को 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए चुनाव प्रचार करने से बैन भी कर दिया जाता है। तो ये काम क्या है, ये इलेक्शन कमीशन का क्वेसी जुडिशियल बॉडी वाला काम है। अब देखो, जो जुडिशियल बॉडी होगी उसकी अपॉइंटमेंट की पावर, मतलब इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट की पावर पूरी तरह से अगर सरकार के पास रहेगी, तो फिर कैसे जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो फेयर मैनर में काम कर सकेंगे। जैसे जुडिशरी है, उनका यही तो तर्क है ना कि अगर सरकार जजेस को अपॉइंट करने लगेंगे तो फिर जजेस इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर सकेंगे, इसलिए कोलिजियम सिस्टम सही है, ये जुडिशरी का तर्क होता है। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर के मामले में अभी फिलहाल हमारे देश में यही चल रहा है कि सरकार पूरी तरह से इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करती है और बाद में वही इलेक्शन कमिश्नर जाके क्वेसी जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करते हैं इलेक्शन कमीशन के थ्रू। तो कैसे हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इलेक्शन कमिश्नर बिना बाइस्ड होके काम करेंगे अपना? मतलब पॉइंट ये है, जैसे अगर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस इंश्योर करनी है तो उनकी अपॉइंट करने की पावर सरकार के पास नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार से अगर हम चाहते हैं इलेक्शन कमिश्नर इंडिपेंडेंट होकर काम करें तो उनको अपॉइंट करने की पावर सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट है अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर। पहला पॉइंट था पॉसिबल बायसनेस टुवर्ड्स रूलिंग पार्टी। अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने की पावर। देखो, हमारे देश में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, उनको तो हटाया जा सकता है सिर्फ इंपीचमेंट की सहायता से, लेकिन बाकी जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके पास ऐसी कोई प्रोटेक्शन नहीं है, उनको तो सीधा ही हटाया जा सकता है, इंपीचमेंट की आवश्यकता नहीं है। तो अब देखो, इलेक्शन कमीशन में 3 लोग होते हैं, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर। अब इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर को ना डर लगता रहता है कि सरकार हमें कहीं हटा ना दे, इंपीचमेंट की तो जरूरत है नहीं, या फिर उनको यह भी डर लगता है कि कहीं सरकार हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पद पर जाने से रोक ना दे, मतलब हमारी प्रमोशन को सरकार रोक ना दे। तो ये डर इन दोनों इलेक्शन कमिश्नर को सताता रहता है। तो इस डर की वजह से संभावना ये रहती है कि वो रूलिंग पार्टी का ज़्यादा साथ दें ताकि अपना नुकसान होने से बचा सकें और अपना जो कार्यकाल है फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर के पद पर भी और बाद में उनका प्रमोशन जो है उसे एंजॉय कर सकें। तो इनको रिमूव करने की पावर जो है वो सरकार के पास नहीं होनी चाहिए। जो प्रोटेक्शन अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास होती है कि उनको सिर्फ इंपीचमेंट के थ्रू हटाया जा सकता है, वही प्रोटेक्शन इलेक्शन कमिश्नर को भी मिले, हमें यह इंश्योर करने की आवश्यकता है। तो ये तो हमने इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित या फिर दूसरे जो इश्यूज हैं इलेक्शन कमिश्नर से संबंधित उनको डिस्कस कर लिया। अब देखो बात करते हैं फिलहाल प्रोविजन है क्या। देखो, संविधान में ना सीधा सीधा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से संबंधित, लेकिन संविधान का जो आर्टिकल 324 सेक्शन 2 है ना, ये बोलता है कि पार्लियामेंट इस संदर्भ में कानून बना सकती है। तो पार्लियामेंट ने कानून बनाया पहले 91 में, उसके बाद उसको अमेंड किया गया 93 में। पहले तो हमारे देश में ना इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, लेकिन बाद में कानून चेंज हो गया, फाइनली अमेंड हुआ 93 में और इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमिश्नर की संख्या बढ़ के हो गई 3। समझ गए? लेकिन इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट से संबंधित कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया 1993 की अमेंडमेंट में। अब देखो, पिछले कुछ सालों में ये काफी सारे आरोप लगे हैं कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का अक्सर झुकाव देखने को मिलता है रूलिंग पार्टी की तरफ। अभी हाल फिलहाल में भी जो पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई इलेक्शन कमिश्नर्स की और इस बात पे काफी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं पीएमओ में, वो तो देखो एक एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है ना, वो कैसे इलेक्शन कमिश्नर्स की मीटिंग बुला सकते हैं? उनके पास क्या अधिकार है? इलेक्शन कमीशन को तो फ्री एंड फेयर मैनर में काम करना होता है ना, वो सरकार के निर्देशों पर थोड़ी ना काम करते हैं कि पीएमओ में प्रिंसिपल सेक्रेटरी बोल देंगे मीटिंग में आओ और उनको आना पड़ेगा। नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है।
तो इस बात पे कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई और फिर से मांग उठने लगी कि इलेक्शन कमीशन को आप मजबूत बनाओ। इलेक्शन कमीशन को कैसे मजबूत बनाओगे? इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को अच्छे से करके। राइटर इसके बाद ये भी बोलते हैं, देखो जुडिशरी के पास ना काफी सारी पिटीशंस पेंडिंग है इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में कुछ पिटीशंस को तो बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास भेज दिया। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो इससे पहले कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर अपना वर्डिक्ट दे, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस दे, इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से संबंधित सरकार को एक्शन में आना चाहिए और इस इशू पर कानून बना देना चाहिए ताकि किरकिरी से बचा जा सके। वैसे भी बहुत सारी कमेटीज पास्ट में जो आई हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म से संबंधित, उन्होंने सजेस्ट किया है कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के तरीके को बदला जाए। 1975 में जस्टिस तारकुंडे कमेटी ने यह रिकमेंड किया था कि एक पैनल की रिकमेंडेशन के बाद इलेक्शन कमिश्नर का सिलेक्शन हो जिसमें प्रधानमंत्री हो, लोकसभा में ओपोजिशन के लीडर हो और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये 3 लोग तो हैं सीबीआई का डायरेक्टर का पैनल डिसाइड करने वाले लोगों में। उसके बाद 2015 में लॉ कमीशन ने कहा था और 1990 में दिनेश गोस्वामी कमेटी ने भी यही बात बोली थी कि 3 मेंबर्स का ये पैनल हो और ये मिलके डिसाइड करे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। एआरसी सेकेंड एआरसी की 4th रिपोर्ट में 2 लोगों को और ऐड कर दिया गया कि एक लॉ मिनिस्टर और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इनको भी कोलिजियम में ऐड कर लिया जाए और ये 5 लोगों का कोलिजियम मिलकर डिसाइड करे कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा। लास्ट में अब बारी आती है कंक्लूजन की। देखो हमारा जो देश है ना, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट होने चाहिए, तभी फाइनल जो लोग चुन के आएंगे वो लेजिटिमेट ढंग से रूल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इलेक्शन में इरेगुलरिटीज के आरोप लगते हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत बार लगते हैं, तो फिर 5 साल सरकार चलाना भी मुश्किल हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि हमारे देश में लोकतंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा है। ईवीएम से संबंधित काफी क्वेश्चंस उठते हैं, आपको पता है। तो इसलिए इलेक्शन ना सिर्फ फ्री एंड फेयर मैनर में कंडक्ट होने चाहिए बल्कि दिखने भी चाहिए, और उसके लिए आवश्यकता यह है कि इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट है वो फ्री एंड फेयर मैनर में हो और बाद में ताकि वो निर्भीक होकर काम कर सके, इंडिपेंडेंट होके। तो इसके लिए सरकार को कानून बनवाने की आवश्यकता है पार्लियामेंट के थ्रू। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया इलेक्शन कमिश्नर्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो अगर हमें हमारे नेशन की ग्रोथ इंश्योर करनी है ना, तो समाज के हर एक सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन इंश्योर करना जरूरी है और इसके लिए हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा हमारे देश के यूथ में, हमारे देश के बच्चों में। आज के जो बच्चे हैं ना, कल जाके देश को लीड करेंगे, तो उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बच्चों में देखो आज के समय में अगर इन्वेस्ट किया जाता है ना, तो इसके हमें लॉन्ग टर्म परिणाम देखने को मिलेंगे। आज के समय में देखो हमारे पास ना चिल्ड्रन और यूथ में इन्वेस्ट करने की जो विंडो है ना, वो काफ़ी छोटी है। कैसे? आपको पता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो लेटेस्ट डेटा सामने आया, उसके अनुसार हमारे देश की जो फर्टिलिटी रेट है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो स्टेबलाइज हो रही है। यानी कि पॉपुलेशन अब धीरे धीरे स्टेबलाइज होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। तो ऐसी सिचुएशन में देखो कुछ समय के लिए तो जो डिपेंडेंट लोग हैं ना, उनकी संख्या कम होगी, वर्किंग लोगों की संख्या ज़्यादा होगी, क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। इसका मतलब बच्चे तो डिपेंडेंट होते हैं ना, तो डिपेंडेंट लोगों की संख्या कम हो जाएगी, वर्किंग लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन ये सिचुएशन कुछ ही समय के लिए रहेगी, क्योंकि देखो मान लीजिए आज से आने वाले 10 सालों में अगर कम बच्चे पैदा हुए हैं, फर्टिलिटी रेट चूंकि कम हो गई है, कम बच्चे पैदा हुए हैं, तो डिपेंडेंट की संख्या तो कम है, लेकिन बाद में यही बच्चे तो आगे जाके यूथ बनेंगे ना, तो यूथ भी तो कम होंगे ना। यूथ कम होंगे तो वो लोग जो बूढ़े हो रहे हैं हमारे देश में, उनका शेयर इंक्रीज हो जाएगा। उनका शेयर इंक्रीज हो जाएगा तो डिपेंडेंट्स की संख्या फिर से इंक्रीज हो जाएगी, जैसे जापान में है। तो फर्टिलिटी रेट अभी कम हो रही है ना, ये विंडो है हमारे पास, छोटी सी विंडो है, इसमें हमें अच्छे से काम करना होगा। अदरवाइज फिर हमारे देश में जो एवरेज एज है ना, वो इंक्रीज हो जाएगी, फिर हम हमारे यूथ में ज़्यादा इन्वेस्ट करके भी कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे ज़्यादा, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। टाइम आज है यूथ में इन्वेस्ट करने का। जैसे राइटर डेटा भी देते हैं, ये डेटा देखिए, आज के समय में देखो फर्टिलिटी रेट है 2.0 और 2011 में हमारे देश में मीडियन एज थी 24,
जो कि आज है 29 और 2036 में ये बढ़ के हो जाएगी 36। तो इंडिया अभी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बिल्कुल बीचों बीच है, उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। देखो जो एशियन टाइगर्स है ना, जैसे सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, इन्होंने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड का बहुत अच्छे से फायदा उठाया। हमें इनसे लेसन सीखने की आवश्यकता है। कौन से लेसन सीखने की आवश्यकता है? देखो हमारे देश में ना जो अडल्ट लोगों का पर कैपिटा कंजम्पशन है ना वो कम है। मतलब सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारे देश में यूथ जो है ना, अडल्ट मान लीजिए, वो कम पैसा खर्च करते हैं। कम पैसा खर्च करेंगे तो मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज कम होंगी और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन भी कम होगा। बाकी देशों की अपेक्षाकृत हमारे देश में अडल्ट का पर कैपिटा कंजम्पशन कम है। इसके बाद राइटर बोलते हैं कि भैया इसे आप अपडेट करवा लो, ये नेशनल ट्रांसफर अकाउंट असेसमेंट को, जो इस प्रकार का डेटा देता है कि हमारे देश में अडल्ट का जो कंजम्पशन है वो कितना है। ये डेटा काफ़ी समय से अपडेट नहीं हुआ है, इसको अपडेट करवा दो और हर एक स्टेट का अलग से इस प्रकार का डेटा होना चाहिए अडल्ट कंजम्पशन निकालने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट सजेशन, आप बच्चों में और एडोलसेंट में यानी किशोर अवस्था में जो लोग हैं ना उनमें इन्वेस्ट करो। पर्टिकुलरली देखो चिल्ड्रन का और एडोलसेंट्स का न्यूट्रिशन लेवल इंप्रूव करने में और लर्निंग आउटकम इंप्रूव करने में सरकार को ध्यान देना चाहिए। हमारे देश में ना सेकेंडरी एजुकेशन के बाद जो यूनिवर्सिटी में अगर बच्चा एंटर करता है या फिर वोकेशनल स्किल बच्चा हासिल करता है, ये ट्रांजिशन बहुत कमज़ोर है। सिंपल भाषा में देखो अगर बोलूँ तो 12वीं के बाद बच्चा जो एजुकेशन हासिल करे ना, चाहे वो वोकेशनल कोर्स करे या फिर कॉलेज एजुकेशन हासिल करे, वो ऐसी होनी चाहिए जो बच्चे को प्रिपेयर करें एम्प्लॉयमेंट के लिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता नहीं है। आप अपने आप से क्वेश्चन पूछ के देखिए, कितने सारे कॉलेज तो हमारे देश में ऐसे हैं जो नाम की डिग्री देते हैं, कोई फायदा नहीं होता, बस डिग्री मिल जाती है कि बच्चा अब ग्रेजुएट हो गया है। क्या कोई स्किल, क्या कोई वैल्यू एडिशन होता है बच्चे में? 3 साल 4 साल अगर वो लगाता है, नहीं होता। यही चीज हमें इंप्रूव करने की आवश्यकता है। हमारे देश में देखो एंटरप्रेन्योरशिप की जो स्पिरिट है ना वो धीरे धीरे तो इंक्रीज हो रही है, लेकिन कुछ ही लोगों में। आज के समय में अगर देखें तो रूरल एरियाज में बच्चों का सपना क्या होता है? क्या कोई बोलता है कि मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है? नहीं। इतने सारे लोग तो हमारे देश में सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि काम नहीं करना पड़ेगा। अरे भाई, काम करने से क्यों डरते हो यार? जिंदगी में आए हो तो काम करके ही तो एक्सप्लोर करोगे चीजों को। समझ गए ना? मतलब देखो ज्यादातर यूथ हमारे देश में जो सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं ना, वो सर्विस के लिए नहीं हासिल करना चाहते जैसा आप हासिल करना चाहते हो कि देश के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है, कुछ इंप्रूवमेंट लाना है, सोशल इंपैक्ट करना है। उनका मकसद है कि स्टेबिलिटी मिल जाएगी, काम नहीं करना पड़ेगा, गांव में रुतबा इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ बिल्कुल 20-30 सेकंड में। आपको तो पता है मैंने भी कस्टम इंस्पेक्टर के तौर पे काम किया है और वो गवर्नमेंट जॉब थी। जब छोड़ी थी तो सैलरी भी मतलब ठीक ठाक थी, 60,000 इज़ हैंडसम अमाउंट हमारी जैसी मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए। तो जब मैंने छोड़ा ना तो आस पड़ोस के लोगों ने, इवन परिवार के लोगों ने भी बहुत बोला, अरे मत छोड़ो, सरकारी नौकरी कौन छोड़ता है, इसमें तो लाइफ सेट है, रिस्क बिल्कुल नहीं है। तो मैंने कहा अरे रिस्क ही तो चाहिए, और क्या चाहिए जीवन में? रिस्क चाहिए। खैर आगे चलते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट था हेल्थ में सरकार इन्वेस्ट करें। देखो हेल्थ में हम हमेशा डिस्कस करते हैं सरकार बहुत कम इन्वेस्ट करती है, सिर्फ 1% ऑफ जीडीपी, बहुत कम है दूसरे डेवलप कंट्रीज की अपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज सरकार प्रोवाइड करे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज जैसे कि देखो बहुत से लोग अभी फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरा नहीं हो पाती, या तो उनको अवेयरनेस नहीं होती, या फिर उनके पास टूल्स नहीं होते, इक्विपमेंट्स नहीं होते फैमिली प्लानिंग से संबंधित। समझ गए? तो फैमिली प्लानिंग की ज़रूरतें सभी लोग पूरी कर सकें, ऐसी सरकार सर्विसेज प्रोवाइड करें, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज। नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन अभी भी देखो जितने बॉयज़ हासिल करते हैं उतनी लड़कियां नहीं हासिल कर पाती, तो इक्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन के मामले में। फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड, यहाँ पर तो देखो उल्टा है, यहाँ पे गर्ल्स ज़्यादा एजुकेशन हासिल करती हैं, बॉयज़ कम हासिल करते हैं। खास करके बात करें सेकेंडरी और टर्सरी स्कूल्स की, तो इस ट्रेंड को हमें रिवर्स करने की आवश्यकता है। जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए एजुकेशन के मामले में, इवन सेकेंडरी एजुकेशन के मामले में भी और टर्सरी एजुकेशन के मामले में भी। नेक्स्ट, फीमेल का वर्क फोर्स में पार्टिसिपेशन इंक्रीज किया जाए। देखो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन ना बढ़ने के बजाय कम हुआ है। 2003-04 में तो महिलाओं का लेबर फोर्स में पार्टिसिपेशन था 34.1%, जो कि 2019 में घट के हो गया है 20.3%।
तो नई स्किल्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ महिलाओं को दी जाएं। जो लड़कियां क्लास 10th पास करती हैं उनको चॉइस दी जाए कि कौन सी वो स्किल्स सीखना चाहते हैं और उस स्किल को सीख के वो अप्रोप्रिएट वर्क हासिल कर सकें। वैसे देखो, एक पॉइंट जो मैं बोल रहा था ना बीच में, वो बात रह गई कि इतने सारे लोग सरकारी नौकरियों के पीछे मतलब तैयारी करते हैं, अगर वो उनमें अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप की स्पिरिट जगा दें तो कितना बढ़िया हो, कितनी इनोवेशन हमारे देश में आए और वो एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो सोच के देखिए, और दूसरे लोगों को रोजगार भी देंगे और इसी से तो हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी ना। अगर देखो हमारे देश का युवा सिर्फ सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता है तो देश बहुत ज़्यादा देखो डेवलपमेंट के रास्ते पर आगे नहीं चल सकेगा। देश आगे तब बढ़ सकेगा, वेल्थ हमारे देश में तब क्रिएट होगी जब हमारे देश के युवा ज़्यादा एंटरप्रेन्योर बनने के बारे में सोचेंगे। आपको वैसे देखो एक बात आपके मन में पक्का ये भी आई होगी कि हम तो खुद ही सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज भी तो सरकारी नौकरी है। देखो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए नहीं है। देखो मैं 100% श्योर हूं कि आप सब सीरियस एस्पायरेंट्स हो। आप सिविल सर्विसेज इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाहते कि स्टेबिलिटी मिलेगी, और आप कुछ चेंज लाना के लिए तैयारी कर रहे हो, मुझे पता है इस चीज़ का। आप उन लोगों में से नहीं हो जो IAS IPS की एंट्री वीडियोस देखते हैं यूट्यूब पर, फिर खुश हो जाते हैं कि हम भी ऐसे ही एंट्री मारेंगे। अरे नहीं, ओनली IAS के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं ना, वो सीरियस एस्पायरेंट्स हैं। आप सोच के देखो, 20 मिनट हो गए आपको इस वीडियो की डिस्कशन सुनते सुनते, अभी तक इस डिस्कशन में ना कोई मजाक आया ना कुछ आया। ऐसी डिस्कशन कौन सुनना चाहेगा इतनी बोरिंग? आप बताओ। आप ये डिस्कशन सुन रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल सीरियसनेस के साथ तैयारी कर रहे हो। यू आर मैन और वुमेन विद नो नॉनसेंस। चलो बहुत हो गया। इसके बाद 7th पॉइंट देखो ये है कि हमारे देश में जो स्टेट्स और डाइवर्सिटी है ना, उसको यूटिलाइज करने की आवश्यकता है। जैसे देखो साउथ इंडियन स्टेट्स में जो फर्टिलिटी रेट है ऑलरेडी कम हो गई थी, वहां पे यूथ की संख्या ऑलरेडी कम है, जबकि यूपी बिहार यहाँ पे फर्टिलिटी रेट अभी कम नहीं हुई है। तो दोनों के बीच में जो गैप है ना, इसको यूटिलाइज करो। वर्कफोर्स अभी ज़्यादा है बिहार यूपी में, तो उस वर्कफोर्स को इस्तेमाल करो साउदर्न स्टेट्स में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों मिल के काम करें इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की खिड़की को यूटिलाइज करने के लिए। क्योंकि देखो जो एशियन टाइगर्स कंट्रीज है ना, साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, इन्होंने बहुत अच्छे से यूथ के पोटेंशियल को यूटिलाइज किया अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए। हमारे देश में भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट्स को मिलकर काम करना होगा कई सारे इश्यूज पे, जैसे माइग्रेशन, एजिंग, स्किलिंग, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, अर्बनाइजेशन, और ना सिर्फ सेंटर और स्टेट्स को बल्कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज को और डिपार्टमेंट्स को भी मिलकर काम करना होगा गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए, और ये सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उनको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यूएस और रशिया रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो रशिया ने यूक्रेन बॉर्डर पर अपनी फोर्सेस जमा करके रखी हैं 1 लाख के आसपास। तो कुछ एक्सपर्ट्स ने बोला कि रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर जल्द ही अटैक कर सकता है। तो इसके बाद यूएसए को टेबल पर आना पड़ा। यूएसए और रशिया के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर्स के बीच मुलाकात हुई, सिचुएशन को काम डाउन करने के लिए, टेंशंस को डिफ्यूज करने के लिए। रशिया ने डिमांड ये रखी है कि वो देश जो ईस्ट यूरोप के हैं और जिन्होंने 1997 के बाद नाटो को ज्वाइन किया, वो नाटो की मेंबरशिप छोड़ें, और इसके अलावा यूक्रेन और जॉर्जिया ये अब नाटो के मेंबर ना बने। क्योंकि देखो यूक्रेन का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ। अगर यूक्रेन नाटो ज्वाइन करेगा तो रशिया बोलता है ये तो वही मतलब हुआ ना, ये यूएसए का एयरक्राफ्ट है जो हमारे बॉर्डर के पास खड़ा है, कभी भी अटैक कर सकता है रशिया के ऊपर। इससे हमारी जो सिक्योरिटी है ना वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। इसलिए जॉर्जिया और यूक्रेन ये दोनों नाटो की मेंबरशिप ना ले पाए। तो यूएसए ये कहता है कि भैया ये तो इनकी सोवरेनिटी का वायलेशन है, जो भी करें आप कैसे इंटरफेयर कर सकते हो इनके अंदरूनी मामलों में। रशिया कहता है देखो ये इनका अंदरूनी मामला नहीं है, इससे हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तो मतलब कोल्ड वॉर के दौरान जो बहुत सारे इश्यूज थे ना यूएसए और यूएसएसआर के बीच, ठीक उसी तरह की तो नहीं, लेकिन टेंशंस अभी काफी ज्यादा हैं यूएसए और रशिया के बीच में। रशिया को ये लगता है पहली तो बात देखो, जब कोल्ड वॉर समाप्त हो गया है तो ये नाटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो यूएसएसआर के खिलाफ बनी थी, ये आज के समय में एग्जिस्ट क्यों करती है? और एग्जिस्ट ही करती है तो फिर वो देश जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे उनको नाटो में क्यों शामिल करवाया जा रहा है? ये लगता है रशिया को, यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज को ये लगता है कि रशिया जो है वो
ईस्ट यूरोप में इंस्टेबिलिटी चाहता है, यूरोप की गर्दन को दबाने का प्रयास करता है रशिया। इस वजह से अलग अलग देशों में कई सारे इश्यूज पर एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ रशिया, दोनों के बीच में टेंशंस देखने को मिलती हैं। और अभी देखो, चूंकि पुतिन राष्ट्रपति हैं, तो पुतिन का तो हमेशा से ये फोकस रहा है कि यूएसएसआर की जो ग्लोरी थी ना, रशिया उसी ग्लोरी को हासिल करे। जो इज्जत यूएसएसआर की हुआ करती थी, जो पावर यूएसएसआर की हुआ करती थी, वही पावर, वही ग्लोरी रशिया की होनी चाहिए। ये पुतिन चाहते हैं। तो उनके मूव्स भी ऐसे ही होते हैं। जैसे सीरिया में वो यूएसए के खिलाफ चले गए असद रजीम को सपोर्ट करने के लिए। अभी कजाकिस्तान के इशू पर भी यूएसए और रशिया आमने सामने हैं। कजाकिस्तान में आपको पता है CSTO जो ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें रशिया, आर्मेनिया, बेलारूस ये सब देश हैं जो पहले कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के कहने पर CSTO कंट्रीज ने अपनी फोर्सेस कजाकिस्तान में भेजी स्टेबिलिटी इस्टेब्लिश करने के लिए। तो फिर इससे यूएसए चिढ़ गया, समझ रहे हो। तो मतलब अलग अलग इश्यूज को लेके यूएसए और रशिया के बीच टकराव देखने को मिलता है। और ऐसा है भी नहीं कि आने वाले नियर फ्यूचर में ये जो टकराव है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन दोनों देशों को बातचीत से अपने इश्यूज को सुलझाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करना चाहिए। रशिया को पता है कि हमने क्रीमिया जो हड़पा था ना 2014 में, उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी थी, क्योंकि उसके बाद रशिया के ऊपर सैंक्शंस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, तो उनकी इकोनॉमिक लॉस उनको काफ़ी ज़्यादा हुआ। तो अगर बातचीत होती है तो दोनों देशों के हित में है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया रशिया और यूएसए के बीच रिलेशंस से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।